नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम अपने लास्ट सेशन में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वाच्य हिंदी व्याकरण का, उसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लास्ट सेशन में वाच्य की परिभाषा, वाच्य किसे कहते हैं, यहाँ पर पढ़ा था। तो कैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था, हमने सबसे पहले कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिए, कुछ वाक्य हमने यहाँ पर लिए और उसमें हमने देखा कि जो हर एक तरह का जो वाक्य है अलग अलग तरह के, तो अलग अलग तरह के वाक्यों में जो क्रिया है वो अलग अलग तरह से लिखी गई है, ठीक है ना। तो क्या देखा हमने कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह वाक्य में कर्ता के अनुसार प्रयोग हुई है, भाव के अनुसार प्रयोग हुई है या कर्म के अनुसार प्रयोग हुई है, उसे ही वाच्य कहते हैं। यानी कि क्रिया का वो रूप कि वो कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी काफी दिए हैं, हर एक जो वाक्य हमने लिखा है। सबसे पहले हमने वाच्य के 3 भेद बताए, क्योंकि हमने कहा कि क्रिया किसके अनुसार प्रयोग हुई है, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, भाव के अनुसार। यानी कि एक जो भी आप वाक्य लिखते हैं, एक वाक्य जब आप लिखते हैं उसमें एक होता है कर्ता, यानी कि जो काम को करता है। दूसरा होता है कर्म, जिस काम को किया जा रहा है। तीसरा आपका होता है भाव, यानी कि उस काम को करने का क्या भाव है, ठीक है। तो इसी आधार पर हमने यहाँ पर वाच्य के 3 भेद बताए। कौन कौन से 3 भेद बताए हैं? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 3 भेद हमने यहाँ पर वाच्य के बताए हैं और तीनों को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया था अपने लास्ट सेशन में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, अर्थात बोलने का मुख्य विषय कर्ता होता है, अर्थात क्रिया के लिंग वचन सब कर्ता के अनुसार परिवर्तित होते हैं, उसे कृतवाच्य कहा जाता है। तो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बहुत ही सरल, बहुत ही इजी एग्जाम्पल दिए थे कि सोनल कपड़े सी रही है, रोहन खाना खा रहा है। सोनल कपड़े सी रही है और रोहन खाना खा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों जो एग्जाम्पल है, सोनल कपड़े सी रही है, सी रही है, तो ये आपकी क्रिया है और ये किसके अनुसार है? सोनल। सोनल क्या है? स्त्रीलिंग है, एक वचन है, क्रिया भी स्त्रीलिंग और एक वचन में लिखी गई है। उसके बाद रोहन खाना खा रहा है, रोहन क्या है? पुल्लिंग है और एक वचन है, तो क्रिया बिल्कुल उसी के अनुसार लिखी गई है, एक वचन में और पुल्लिंग में। उसके बाद आगे हमने यहाँ पर पढ़ा था कर्मवाच्य, जिसमें हमने कहा था कि क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से न होकर कर्म से होता है। यानी कि यहाँ पर क्रिया का जो सीधा संबंध है वो कर्ता से नहीं होता बल्कि कर्म से होता है, और क्रिया द्वारा कही बात का जो मुख्य एक तरह से विषय होता है, यानी कि प्रधानता होती है, वो कर्म की होती है। और कर्म वाच्य में जो भी क्रिया के लिंग वचन होंगे वो किसके अनुसार होंगे? कर्म के अनुसार होंगे। तो एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर दिया है, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, रवि से भोजन किया जाता है। तो दोनों एग्जाम्पल बिल्कुल यहाँ पर फिट बैठते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर कर्ता प्रधान नहीं है, ठीक है। तो नानी और रवि की प्रधानता यहाँ पर समाप्त हो गई है। यहाँ पर बात का मुख्य विषय है कर्म, कहानी सुनाई जाती है, भोजन किया जाता है, उसी के आधार पर यहाँ पर सारी चीजें लिखी है। अगला आता है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य में मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इसमें क्रिया का संबंध ना तो कर्ता से होता है और ना ही कर्म से होता है, इसमें क्रिया का सीधा संबंध होता है उस वाच्य में आए हुए भाव से। और क्रिया हमेशा
देखिए कर्ता में कर्ता के अनुसार क्रिया थी और कर्म में कर्म के अनुसार क्रिया थी, लेकिन भाव में क्रिया हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में होती है। जब भाववाच्य हम लिखते हैं तो उसमें क्रिया सदा एक वचन और पुल्लिंग में होती है। उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता। तो ये हमने देखिए जाता पुल्लिंग एक वचन, नीलम से लिखा नहीं जाता, नीलम क्या है, स्त्रीलिंग है, और यहाँ पर आप क्रिया देख सकते हैं वो क्या है, एक वचन में है और पुल्लिंग में है, लिखा नहीं जाता। बच्चों से खेला नहीं जाता, बच्चे बहुवचन है, लेकिन क्रिया हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में होगी। ठीक है, ये हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, और लास्ट सेशन में सबसे मेन बात अगर हमने यहाँ पर पढ़ी थी भाववाच्य में, तो वो थी कि भाववाच्य प्रायः निषेधार्थक होते हैं। निषेधार्थक यानी कि जो नहीं का बोध कराते हैं, निषेध का बोध कराते हैं। तो ज्यादातर, प्रायः का अर्थ होता है ज्यादातर वाक्य ऐसे होते हैं जो निषेधार्थक होते हैं, जैसे उससे पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, नीलम से लिखा नहीं जाता, दोनों ही वाक्य आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नहीं और नहीं का प्रयोग किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि हर वाक्य आपका निषेधार्थक होगा, लेकिन ज्यादातर जो वाक्य होते हैं वो निषेधार्थक होते हैं। अब ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम सबसे पहले देखिए, आप एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि जो हमारा कर्मवाच्य है, ठीक है, कर्मवाच्य में रवि से भोजन किया जाता है। अगर आप रवि से भोजन किया जाता है, बिल्कुल अगर आपको भाववाच्य समझ में आ गए होंगे तो आपको थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजन यहाँ पर होगा कि आप बोलोगे कि कर्मवाच्य भी बिल्कुल उसी तरह का साउंड कर रहा है जिस तरह का भाववाच्य कर रहा है। रवि से भोजन किया जाता है या रवि से भोजन नहीं किया जाता, ठीक है, ये सेम साउंड कर रहे हैं। तो इनमें अंतर कैसे आप डिफाइन करेंगे, आप कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि अभी तो मैं आपको डेफिनेशंस बता रही हूँ और साथ में एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ, तो आपको क्लियर हो जा रहा है कि ये कर्मवाच्य है, ये भाववाच्य है, या ये आपका कृतवाच्य है। लेकिन एग्जाम में आपको खुद से बताना है कि ये कौन सा वाक्य है। अगर वो वाक्य कर्म वाक्य है और उसको आपने भाव वाक्य में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे आप उसको, कैसे? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कर्म वाच्य की क्या विशेषताएं हैं और भाव वाच्य की क्या विशेषताएं हैं। इसके लिए आपको सबसे एक मेन पॉइंट जो है कर्म वाच्य और भाव वाच्य में यहाँ पर अंतर जो है वो बताना होगा। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए बिल्कुल ऐसे, कर्म वाच्य, उसके बाद का टॉपिक हमारा होगा आपका वाच्य परिवर्तन। ठीक है, कर्म वाच्य तथा भाव वाच्य में अंतर। वाच्य तथा भाव वाच्य में अंतर। अब आपको कर्म वाच्य और भाव वाच्य में यहाँ पर अंतर बताया जाएगा कि क्या अंतर है कर्म वाच्य और भाव वाच्य। तो देखिए, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लिखेंगे और उन्हीं पॉइंट्स के आधार पे लास्ट में एग्जाम्पल से इसको क्लियर करेंगे। पॉइंट्स लिख लीजिए। देखिए बच्चा, नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग नोट डाउन नहीं करते हैं तो आप लोग पढ़ नहीं पाते हैं, और अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं तो फिर आप लोग नेक्स्ट डे कभी भी जब हमें डिस्कस करनी होती है, डिस्कशन करनी होती है, तो आप यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो हैंड रेज करते हैं, जो बताते हैं, जो क्लास में डिस्कशन करते हैं, अदरवाइज कोई भी यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं करता है, क्योंकि वो पढ़ने में ही इंटरेस्टेड नहीं होता, वो नोट डाउन करने में ही इंटरेस्टेड नहीं होता। तो नोट डाउन जरूर कीजिएगा, कर्म वाच्य और भाव वाच्य में अंतर। तो इस जो सिमिलरिटी आपको यहाँ पर दिख रही थी, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि ये कर्म वाच्य है, ये भाव वाच्य है, क्या अंतर है दोनों में। ठीक है, अब इस अंतर को हम यहाँ पर देखते हैं। कर्म वाच्य में कर्म अवश्य होता है, कर्म
वाच्य में कर्म अवश्य होता है, परंतु भाववाच्य में, परंतु देखिए कर्म वाच्य में कर्म अवश्य होता है, परंतु भाव वाच्य में कर्म बहुत कम देखने को मिलता है। में कर्म बहुत कम देखने को मिलता है। जो कर्म वाच्य होते हैं उनमें तो कर्म होता ही है, क्योंकि वहां पर कर्म की ही प्रधानता होती है, इसीलिए उसको कर्म वाच्य कहा जाता है। लेकिन जो भाव वाच्य है इसमें कर्म बहुत कम आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे नीलम से लिखा नहीं जाता, नीलम से लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पर भाव वाच्य जो है इसमें कर्म जो है अनुपस्थित है। ठीक है, उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता। देखिए ये आपको क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पर अगला पॉइंट लिखते हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान पूर्वक समझिएगा और साथ ही नोट डाउन कीजिएगा। कर्म वाच्य में जा का प्रयोग, कर्म वाच्य में जा का प्रयोग वैकल्पिक रूप से होता है। वैकल्पिक रूप से होता है। कर्म वाच्य जो होता है उसमें जो जा शब्द है इसका प्रयोग वैकल्पिक रूप से होता है, यानी कि ऑप्शनल होता है। जहां पर जरूरत होती है, जहां पर हमें लगता है कि यहाँ पर इस तरह से वाक्य बनेगा, वहां पर हम जा का प्रयोग करते हैं, अन्यथा हम दूसरे तरीके से अपने वाक्य को लिखते हैं। जबकि भाववाच्य में, इसका प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर कहा कि कर्म वाच्य में जा का प्रयोग वैकल्पिक रूप से होता है, परंतु भाव वाच्य में इसका प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है। 2 पॉइंट्स हैं, ये अंतर है कर्म वाच्य और भाव वाच्य में। अब इसी अंतर को हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, इस अंतर को हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला हमने कहा कि कर्म वाच्य में कर्म आवश्यक होता है क्योंकि यह कर्म वाच्य है, परंतु भाव वाच्य में कर्म बहुत कम देखने को मिलता है। और दूसरा, जा का प्रयोग कर्म वाच्य में वैकल्पिक रूप से होता है, जबकि आपके भाव वाच्य में इसकी अनिवार्यता होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। द्वारा दरवाजा खोला गया। सुधाकर द्वारा दरवाजा खोला गया। ठीक है, सुधाकर द्वारा दरवाजा खोला गया। राधा से खाया नहीं जाता। ठीक है, ये आपका
भाववाच्य। ठीक है, अब हमने कहा कि सुधाकर द्वारा दरवाजा खोला गया। सुधाकर द्वारा दरवाजा खोला गया, ये कर्मवाच्य। राधा से खाया नहीं जाता, ये भाववाच्य। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। सुधाकर द्वारा दरवाजा खोला जाता है। सुधाकर द्वारा दरवाजा खोला जाता है। ठीक है, और इसी तरह से राधा से खाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सुधाकर द्वारा दरवाजा खोला जाता है, तो ये आपका कर्मवाच्य भी है, ये आपका कर्मवाच्य है। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वैकल्पिक रूप है, ऑप्शनल। खोला जाता है ऑप्शनल तरीके से आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, सुधाकर द्वारा दरवाजा खोला गया, राधा से खाया नहीं जाता और राधा से खाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है आप देख सकते हैं जा का प्रयोग जो है निश्चित रूप से किया जाता है, और यहाँ पर जा का प्रयोग जो है वो वैकल्पिक है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप सभी को कि हमने यहाँ पर पॉइंट बताया कि कर्मवाच्य में जा का प्रयोग वैकल्पिक है और भाववाच्य में जा का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। अब हम अगला यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे नंबर 3। नंबर 3 है कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक। ठीक है, कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है और जबकि भाववाच्य में सकर्मक और सकर्मक या अकर्मक, सकर्मक या अकर्मक क्रिया का जबकि भाववाच्य में सकर्मक या क्रिया का अकर्मवत प्रयोग होता है। ये सबसे मेन पॉइंट कि जो आपका कर्मवाच्य है उसमें जो क्रिया है वो हमेशा सकर्मक होती है। ठीक है, जो कर्मवाच्य है वहां की क्रिया हमेशा सकर्मक होती है, जबकि भाववाच्य में सकर्मक या अकर्मक क्रिया का अक्रमवत यानी कि कोई भी क्रम नहीं होता। सकर्मक भी लिखी जा सकती है, अकर्मक भी लिखी जा सकती है और दोनों भी लिखी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 3 पॉइंट्स जो है वो हमने मेन जो है अंतर आपके कर्मवाच्य और भाववाच्य में हमने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर सबसे मेन टॉपिक आता है आपके हिंदी व्याकरण का, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है, वो है वाच्य परिवर्तन। चलिए इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम वाच्य परिवर्तन शुरू करते हैं। फटाफट से नोट डाउन कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन सबसे मेन टॉपिक आपके वाच्य का। वाच्य परिवर्तन नोट डाउन जरूर करेंगे
और ये वाच्य परिवर्तन जो है, एक बार अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, एक बार अगर आपने अच्छे से सीख लिया, तो ये हमेशा के लिए आपको कंठस्थ हो जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल विधि है वाच्य परिवर्तन की। तो देखिए, वाच्य परिवर्तन जो है वो यहाँ पर हम 3 तरीके से वाच्य परिवर्तन करते हैं। कैसे कैसे करते हैं, सबसे पहले देख लीजिए। सबसे पहले हम करते हैं कृतवाच्य से कर्मवाच्य, कृतवाच्य से कर्मवाच्य। ठीक है, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। उसके बाद हम करते हैं कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना, और कर्मवाच्य से भाववाच्य और कृतवाच्य बनाना। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर वाच्य परिवर्तन सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, उसके बाद कर्म से भाव बनाना, कृत से भाववाच्य बनाना, उसके बाद कर्मवाच्य से भाववाच्य और कृतवाच्य बनाना। तो इन 3 तरह से हम यहाँ पर वाच्य परिवर्तन सीखेंगे। तो अब जहां तक मुझे पता है कि आप लोगों को तीनों की डेफिनेशंस बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं, बिल्कुल अच्छे से याद हो चुकी हैं, क्योंकि पिछला जो लास्ट सेशन था वहां पर भी हमने पढ़ा और साथ के साथ मैंने दोबारा आपको रिपीट भी किया। इस बार भी हमारा ये सेशन स्टार्ट होने से पहले, यानी कि आज का काम शुरू करने से पहले भी हमने अपना पूरा पिछला सेशन रिवाइज किया, ताकि हम जो भी पढ़ें आप उसको कनेक्ट कर सको, आप समझ सको कि हम पढ़ क्या रहे हैं और ये आगे कैसे हमको ये काम आने वाला है। तो अब आपको कृतवाच्य पता है क्या है, कर्मवाच्य पता है क्या है, तो आपने कृतवाच्य से कर्मवाच्य में अपने वाक्य को परिवर्तित करना है, वाच्य परिवर्तन जिसको कहते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। पहला हमारा है कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। अब क्या क्या विशेषताएं हैं, देखिए विशेषताएं क्या है यहाँ पर इसकी पहली विशेषता है कि कर्ता के साथ क्या लगता है, यहाँ पे कर्ता के साथ द्वारा या के द्वारा जोड़ दिया जाता है। पहला पॉइंट है कि कर्ता के साथ जो कर्ता होता है, ठीक है, अगर मोहन पत्र लिखता है तो मोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है। हमने यहाँ पर कहा कि कर्ता के साथ क्या जोड़ना है, द्वारा या के द्वारा शब्द को जोड़ दिया जाता है। चलिए एग्जाम्पल एक बता देती हूँ आपको। कृतवाच्य और ये है आपका कर्मवाच्य। कृतवाच्य और कर्मवाच्य, ठीक है। यहाँ पर
और साथ ही देखिए कर्ता के साथ से, एक शब्द यहाँ पर आपका मिस हो गया है, कर्ता के साथ कर्ता के साथ से और द्वारा या के द्वारा, ठीक है, से या द्वारा या के द्वारा जोड़ दिया जाता है। अब हम लिखते हैं एग्जाम्पल, रवि पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, रवि पुस्तक पढ़ता है। क्या है ये? रवि पुस्तक पढ़ता है, क्या है ये? किस तरह का वाक्य है? वाच्य है, कृतवाच्य है, क्योंकि हमने डायरेक्ट कहा है रवि पुस्तक पढ़ता है। आप देख सकते हैं जो क्रिया है वो किसके आधार पर लिखी गई है? कर्ता के आधार पर लिखी गई है, यानी कि रवि जो है पुल्लिंग है और एक वचन है, क्रिया भी उसी के आधार पर लिखी गई है, एक वचन और पुल्लिंग में। लेकिन हमने कहा इसको हमने बदलना है कर्म वाच्य में, तो क्या लिखेंगे? रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है। रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने क्या किया? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने कर्ता के साथ क्या लगाया? से। क्या किया? कर्ता के साथ हमने यहाँ पर क्या लगाया? से लगाया, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा था रवि पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे हमने लिख दिया रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी कि कृतवाच्य से डायरेक्ट क्या बन गया? कर्म वाच्य बन गया। अब आप इसकी क्रिया को देखिए, रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है, जाती है यानी कि स्त्रीलिंग में है, एक वचन में है, और रवि क्या है? पुल्लिंग है, एक वचन है। तो यहाँ पर अब कर्ता की प्रधानता समाप्त हो चुकी है, अब कर्म की प्रधानता यहाँ पर बढ़ गई है। तो जो क्रिया है वो किसके आधार पर लिखी गई है? वो कर्म के आधार पर लिखी गई है। पुस्तक स्त्रीलिंग में आता है शब्द और साथ ही एक वचन है, तो रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है। क्लियर हुआ? कर्ता के साथ हमने क्या जोड़ा? से। अगला हम लिखते हैं सीमा गीत गाती है। सीमा गीत गा रही है, सीमा गीत गा रही है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, सीमा गीत गा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल हमने लिखा है सीमा गीत गा रही है। सीमा स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो बिल्कुल आप क्रिया देख सकते हैं गा रही है, गा रही है, एक वचन स्त्रीलिंग। लेकिन हमने चेंज करना है उसको कर्म वाच्य में। कर्म वाच्य में हम कैसे चेंज करेंगे? सीमा के द्वारा गीत गाया जा रहा है। सीमा के द्वारा गीत गाया जा रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सीमा, देखिए अभी हमने यहाँ पर लिखा सीमा गीत गा रही है, ठीक है। तो सीमा आपका स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और बिल्कुल क्रिया भी उसी की तरह एक वचन और स्त्रीलिंग में लिखी गई है। लेकिन आप यहाँ देखिए सीमा के द्वारा गीत गाया जा रहा है, गीत गाया जा रहा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
प्रधानता किसकी है? कर्म की प्रधानता है। गीत गाया जा रहा है। अब क्रिया सीमा के आधार पर ना होकर कर्म के आधार पर चेंज हो चुकी है। यानी कि यहाँ पर बोलने का मुख्य विषय यहाँ पर कर्म हो चुका है। यहाँ पर बोलने का मुख्य विषय है कर्ता, सीमा गीत गा रही है। अब सीमा के द्वारा गीत गाया जा रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? कर्म वाच्य। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आपको बताए कि किस तरह से हम कृतवाच्य से कर्मवाच्य बना सकते हैं। किस तरह से हम कृतवाच्य से कर्मवाच्य बना सकते हैं। ठीक है, काफी कुछ चीजें यहाँ पर आप लोग को क्लियर हो चुकी होगी। अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, पहले हमने यहाँ पर लिया कि कर्ता के साथ, पहला एग्जाम्पल किस आधार पे हमने लिया कि कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा जोड़ दिया जाता है। पहला एग्जाम्पल हमने लिया कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा जोड़ दिया जाता है। अब दूसरा हम पॉइंट लेंगे कि कर्म के बाद, ठीक है, जो कर्म के बाद धातु होगी, पहले लिख लीजिए, कर्म के बाद, जो कर्म के बाद जो भी मुख्य धातु होगी, मुख्य धातु किसे कहते हैं? मुख्य धातु। मुख्य धातु किसे कहा जाता है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया है। जैसे सो, लिख, चल, जा, पढ़। ठीक है, ये सब क्या है? क्रिया के मूल रूप है। ये क्या है? क्रिया के मूल रूप है, और क्रिया के इन्हीं मूल रूपों को धातु कहा जाता है। इसके बाद हम इनमें प्रत्यय लगाते हैं, जैसे लिखता, ठीक है, चल ना, जा ना, पढ़ ना, सो ना। ठीक है, तो ये हम प्रत्यय जोड़ते हैं। तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं क्रिया का मूल रूप, यानी कि धातु। ठीक है, तो कर्म के बाद जो मुख्य धातु आएगी, अब यहाँ पर दूसरे तरीके से चेंज करना आपको बता रहे हैं कि कर्म जहां पर होगा उसके बाद जो क्रिया यानी कि मूल धातु होगी, क्रिया जो मुख्य होगी, उसमें हम क्या करेंगे? मूल धातु में आ या जोड़ देंगे। ठीक है, आ या जोड़ देंगे। कर्म के बाद मुख्य धातु में आ अथवा या जोड़ दिया, आ या अथवा या जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया जाता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर कहा कि आ या जोड़ दिया जाता है। तो देखिए, जब हम आ या जोड़ेंगे, और देखिए जा या इसका उपयुक्त रूप से एक तरह से उपयुक्त रूप से जोड़ दिया जाता है। और जा, ठीक है, जा उपयुक्त रूप से जोड़ दिया जाता है। यानी कि जिस तरह हमें, जहां पर हमें लगता है कि जो चीज बिल्कुल ठीक है, उस तरह से हम उसको यूज करते हैं, उसी तरह से हम उसको लिखते हैं। चलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं, उससे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कृतवाच्य, और हमने बनाना है इसको कर्म वाच्य। एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल,
यहाँ पर हम लेंगे रमेश टीवी देखता है। रमेश टीवी देखता है। ठीक है, रमेश टीवी देखता है। तो बिल्कुल साफ साफ हमने यहाँ पर लिखा है ये हमारा कृतवाच्य है। क्या है? ये हमारा कृतवाच्य है। और हमने कहा कि हम कर्म के बाद जो मुख्य धातु है उसमें आ या फिर जा उपयुक्त रूप से हम जोड़ देते हैं। ठीक है, कर्म वाच्य इसको बनाने के लिए। तो रमेश टीवी देखता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, रमेश टीवी देखता है। तो कैसे इसको कर्म वाच्य हम बनाएंगे? रमेश द्वारा, ये मत भूलिएगा, पहला पॉइंट तो लिखना ही लिखना है कि कर्म कर्ता के बाद आपको तुरंत देखिए कर्ता के तुरंत बाद आपने से या द्वारा या के द्वारा जोड़ना है, वो तो करना ही करना है। उसके बाद रमेश द्वारा या रमेश के द्वारा या रमेश से। ठीक है, आप द्वारा भी लिख सकते हैं या से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप द्वारा भी लिख सकते हैं, से भी लिख सकते हैं। रमेश से टीवी देख धन आ। ठीक है, हमने क्या कहा था कि आ या अथवा जा को उपयुक्त रूप से, यानी कि जैसा भी वहां पर सूटेबल होगा। तो रमेश के द्वारा टीवी देखा जाता है। रमेश के द्वारा टीवी देखा जाता है या रमेश से टीवी देखा जाता है। तो देखा हमने क्या जोड़ा यहाँ पर? आ जोड़ा। तो जो भी वहां पर सूटेबल होगा, जिस तरह का भी शब्द वहां पर होगा, हम उस तरह से जो मुख्य धातु होगी यानी कि क्रिया का जो मूल रूप होगा, देख। ठीक है, मैंने आप लोग को क्या बताया था? चल, सो, जा, पढ़, लिख, ये सब क्या है? क्रिया के मूल रूप है। तो उसमें हमने आ प्रत्यय जोड़ दिया तो वो हो गया देखा जाता है। तो इन तीनों में से जो भी सूटेबल होगा उसको हम जोड़ देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिखेंगे। ये मैं एक एग्जाम्पल आप लोग को दे देती हूँ। कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं और आपने इसको कर्मवाच्य में बदलना है। आकाश में उड़ रहे हैं। कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं और इसका बनाना है आपने कर्म वाच्य। और ये है आपके लिए होमवर्क कि अभी तक आपने कितना पढ़ा और कितना समझा, और आपने उसका उत्तर यहाँ पर लिखना है कि कैसे आप इस कृतवाच्य को, कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं, को कर्म वाच्य में बदलेंगे। तो आज हमने यहाँ पर अपने हिंदी व्याकरण का, अपने इस वाच्य टॉपिक का सबसे मेन पार्ट डिस्कस किया, जिसको कहते हैं वाच्य परिवर्तन। तो वाच्य परिवर्तन संबंधित पहला पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि कृत वाच्य से कर्म वाच्य कैसे बनाया जाता है। और एक तरह से हमने यहाँ पर सीख लिया कि सबसे पहले अलग अलग पॉइंट्स में हम इसको सीख रहे हैं। पहला पॉइंट है कि कर्ता के साथ द्वारा, से या के द्वारा जोड़ दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि जो मुख्य धातु होती है, मूल धातु होती है, मूल धातु में आ या अथवा जा उपयुक्त तरीके से जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। आज आप जितना भी पढ़ा है उसको घर पर एक बार रिवाइज करें, जो आपको होमवर्क दिया है उसको करें। और नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले आपको अभी तक जो भी डाउट इस पार्ट से हो, जो भी दिक्कत हो कि कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो उस पर डिस्कस करेंगे और साथ ही अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से हमारे आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।